नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 12th क्लास का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 15th क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को गॉस थ्योरम के बारे में बताऊंगा। अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ में हम लोग कुलाम्स लॉ के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ में बहुत जरूरी एक टॉपिक है, वो है गॉस थ्योरम। इसके जस्ट पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में काफी अच्छे से समझाया था। तो हम ये देखेंगे कि जो गॉस थ्योरम है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अब वो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए देखते हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात तो गॉस थ्योरम को हम समझते हैं। तो थोड़ा सा ये चीज आप थोड़ा सा देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या है कि ये हमारे पास में क्या है, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। ये कोई सा भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और दैट इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू है तो अब हम लोगों को मालूम है कि अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने का तरीका क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किस तरीके से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन से, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन ये हम लोगों को ये बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ किस तरीके से है। तो ये इस तरीके से होगा, समझ पा रहे हो, इसके चारों तरफ, ठीक है, इससे निकलते हुए। अब हम क्या करते हैं, एक सरफेस को मानते हैं, या एक सरफेस इस तरीके से, तो वो सरफेस हम कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ये और ये इसी कुछ सरफेस मान लेते हैं। इतनी बात समझ में, हमारी इच्छा हम कैसे भी सरफेस मान सकते हैं। तो देखिए अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन से, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इस सरफेस के अंदर हो गया, और यहां पर एक बहुत अच्छे फिनोमिना आएगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस को हम किस तरीके से समझेंगे, क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होगा कि एक बंद कमरे के अंदर एक बल्ब लगा है जिसकी रोशनी कहीं नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्लोज्ड सरफेस होगा। या एक ऐसी सरफेस जो सभी तरफ से घूम फिर के वापस एक ही जगह इकट्ठी हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्लोज्ड सरफेस बोलेंगे। 3D में अज्यूम कीजिए क्लोज्ड सरफेस, तो ये भी इस तरीके से इसको पूरा क्लोज्ड करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये सब कुछ क्लोज किया हुआ है, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैसे कैलकुलेट करते थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास में क्या है, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अलग होगी, क्यों अलग होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो हम क्या जानते हैं, वो होता है 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर, और आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर यहाँ पर इसके लिए डिस्टेंस अलग है, इसके लिए डिस्टेंस अलग है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। फिर यहाँ पर जो इसमें जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो वो फ्लक्स के लिए हम क्या मानते हैं, एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा एरिया हम मानते हैं, स्मॉल ds। इतनी बात समझ में। अब एक बहुत छोटा सा एरिया स्मॉल ds मानते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इस एरिया वेक्टर के बीच में क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल होता है, और उस एंगल को हम cos थीटा, और यहां पर जो फ्लक्स यहां पर निकलता है, ये छोटा सा फ्लक्स जो होता है वो d फाई कितना होता है, तो वो होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, ये वेक्टर फॉर्म में, और d फाई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। ये हम लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये चीज समझना कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से कितना एरिया मतलब कितना फ्लक्स लिंक्ड है, तो ये यहाँ पे साथ में ये भी ds, ये भी ds, ये भी ds, तो ऐसा बहुत सारा पूरा ds इंटीग्रेट करते करते हम वापस नहीं आ जाएंगे। इसका मतलब हम कैसा इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दैट इंटीग्रेशन इज क्लोज्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इतनी बात समझ में। और क्लोज्ड इंटीग्रेशन से जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारा फ्लक्स कैसा है, इससे लिंक है। लेकिन एक छोटा सा एक दूसरा तरीका समझिए, दूसरा एक ऐसी चीज है कि जैसे कि ये क्लोज्ड सरफेस ये भी है, और एक चार्ज मान लो यहां रखा हुआ है, ये
पॉजिटिव क्यू चार्ज यहां रखा हुआ है। तब हम देखेंगे कि इस सरफेस से कितना एरिया लिंक्ड है, मतलब कितना फ्लक्स लिंक्ड है। और फ्लक्स लिंक्ड का मतलब यहां पर क्या होगा, लिंक का मतलब यहां पर समझिए कितना उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्लोज्ड सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो हमको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से कुछ इस तरीके से आ रही होगी, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे। तो क्या इस चार्ज की वजह से इस क्लोज्ड सरफेस से क्या कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है? तो आप बोलोगे कि हाँ सर दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा समझिए कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से ऐसी तो जा रही होगी, ये कुछ इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे के ऊपर अगर हम नेट फ्लक्स देखें तो नेट फ्लक्स देखें तो एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से इंटर कर रहा है, वो दूसरे सरफेस से बाहर जा रहा है, फिर यहां से इंटर कर रहा है, दूसरे सरफेस से बाहर जा रहा है, फिर यहां से इंटर कर रहा है, दूसरे सरफेस से बाहर जा रहा है। इसका मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के ऊपर अगर हम नेट फ्लक्स देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो वो हमें कितना दिखेगा, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि जब हम बेसिकली जब गॉस थ्योरम जो बेस्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेस के लिए बेस्ड है। क्यों क्लोज्ड सरफेस के लिए बेस्ड है कि सबसे पहली बात तो चार्ज कहां होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यानी जब क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज होगा तब उस क्लोज्ड सरफेस से ही क्या होगा, फ्लक्स लिंक्ड होगा। अगर कोई चार्ज बाहर है तब उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो उससे फ्लक्स जो लिंक होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जितना फ्लक्स उसके अंदर इंटर करेगा उतना फ्लक्स बाहर भी निकलेगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए, यहां पर समझिए कि ये यहां से जब बाहर निकला, ये फ्लक्स इससे यहां पर लिंक है, ये जब बाहर निकला तो वापस घूम के यहां से वापस कभी अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इस चार्ज की वजह से इस सरफेस एरिया के ऊपर कुछ फ्लक्स लिंक हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि इंटर किया और एक जगह से बाहर निकल गया। तो अगर मान लेते हैं इंटर करने को अगर हम +1 बोल देते हैं और बाहर निकलने को -1, तो इस तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें यहां पर कितना दिखेगा, जीरो। तो ये बात आप लोगों को समझना है कि गॉस थ्योरम बेसिकली बेस्ड ओनली ऑन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, क्लोज्ड सरफेस के लिए है, और चार्ज हमेशा उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ को लगा सकते हैं, गॉस लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज देखिए, जैसे कि एक चार्ज यहां रखा हुआ है +Q और एक चार्ज यहां पर रखा हुआ है +Q। अच्छा, ये भी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करेगा। तो अब यहां पर टोटल फ्लक्स लिंक कितना आएगा, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बोले सर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है वो भी आपको देखना पड़ेगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से लिंक हो रहा है वो भी काउंट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि जब एक सरफेस के अंदर, एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर दो चार्जेस अलग अलग जगह पर प्लेस्ड होंगे, तब भी हम क्या करेंगे, उसको दो अलग अलग जगह ना मान के उसको हमेशा एक ही जगह पे बोल देंगे कि चार्ज कितना रखा हुआ है, +2Q चार्ज रखा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो हमको एक सीधा सीधा सा रिलेशनशिप पता चल रहा है। सीधा सीधा सा रिलेशनशिप क्या पता चल रहा है कि जो फ्लक्स लिंक हो रहा है क्लोज्ड सरफेस पे, वो सीधे सीधे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेट है चार्ज के। इसका मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर आप चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो ये अपना फ्लक्स क्रिएट करेगा, ये अपना फ्लक्स क्रिएट करेगा, और दोनों का फ्लक्स जोड़ के नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज इंक्रीज करो, फ्लक्स इंक्रीज होगा। कब? क्लोज्ड सरफेस के अंदर। ठीक है, तब क्या हुआ, तो अब ये बात हो गई कि चलो ठीक है फ्लक्स लिंक होगा, लेकिन कितना लिंक होगा। तब क्या होगा कि एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यहां पर देखा गया, ठीक है, गॉस थ्योरम ने अपने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया, साथ ही साथ में प्रैक्टिकली भी इसको प्रूव किया, और उन्होंने ढेर सारे प्रैक्टिकल करने के बाद ये जाना कि जो फाई है वो कितना होगा, तो वो होगा चार्ज का 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा या इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक होगा। फिर से समझिए क्या होगा कि जब एक चार्ज क्या है, एक किसी क्लोज्ड सरफेस से अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रहा है, तो वो लिंक कितना होगा, तो उस चार्ज का 1/ε0
टाइम्स क्या होगा, फ्लक्स लिंक होगा। और यही थ्योरम क्या है, यही प्रिंसिपल, यही बेसिक चीज को हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। चलिए, तो गॉस थ्योरम क्या होता है, तो उसका स्टेटमेंट सुनिए। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट जो होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज्ड सरफेस। ये बहुत जरूरी है। एक तो आपको लिंक शब्द का बहुत बार यूज करना है। जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे तो हम वो किसी ना किसी सरफेस एरिया के साथ में लिंक होगा, तो लिंक शब्द का यूज करना है विथ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस भी होना कंपलसरी है। इतनी बात समझ में आई। हमने देखा कि क्लोज्ड सरफेस से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा। अगर क्लोज्ड सरफेस के बाहर की तरफ अगर चार्ज रखा हुआ तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक तो होगा, लेकिन उसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हमको देखने को मिलेगा, तो वो 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन क्लोज्ड सरफेस, यानी इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जितना भी होगा उसका 1/ε0 टाइम्स ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा उस क्लोज्ड सरफेस से। ये बताया था किसने, गॉस थ्योरम ने, गॉस ने। इतनी बात समझ में आई। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम ये चीज, बहुत अच्छी चीजें देखेंगे। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम ऐसे फिनोमिनास देखेंगे कि जिसकी वजह से हम जब एक किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, या हमें देखिए समझिएगा कि अगर मुझे ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हो रहा है, तब मैं चार्ज की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और मुझे अगर ये पता हो कि चार्ज कितना है, तो मैं ये बता सकता हूं कि उस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये चीजों को आसानी से देख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का क्या प्रूफ है, किस तरीके से उसको मैथमेटिकली हम प्रूफ कर सकते हैं, ये देखते हैं। एग्जाम में आप लोगों के लिए इसका बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट इज द गॉस थ्योरम एंड राइट इट्स प्रूफ। इसका प्रूफ भी हमें आता है। तो इसका प्रूफ किस तरीके से, तो ये देखते हैं। बुक में आप लोगों को एक सॉलिड एंगल से प्रूफ करके दिया होगा, एक ये भी उसका तरीका है। ठीक है, मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को समझ में भी आता है, तो इसलिए मैं ये तरीका अपनाता हूं। चलिए देखिए क्या लिखा है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, यानी हमें एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करना है। वो पॉइंट चार्ज मैंने क्या मान लिया, प्लस क्यू। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड इन स्पेस, एक स्पेस में रखा हुआ है। ठीक है, हवा में इस तरीके से रखा हुआ है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड इट्स अराउंड, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये ब्लू लाइन से जो दिया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके चारों तरफ। आप और भी लाइंस बना सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा खिचड़ी ना, इसलिए मैंने कम बनाई। ठीक है, नाउ कंसीडर अ इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। अब एक चीज आएगी, गॉसियन सरफेस क्या होगा। अब हम गॉसियन सरफेस कैसी कंसीडर करेंगे, बोलेंगे सर कि क्या एक इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ गॉसियन सरफेस हमको कंसीडर करना है, तो मैं कभी ऐसी गॉसियन सरफेस नहीं कंसीडर करूंगा। हम कोशिश ये करेंगे कि गॉसियन सरफेस जब भी हम किसी के चारों तरफ बनाए, किसी चार्ज के चारों तरफ बनाए, किसी लाइन चार्ज के चारों तरफ बनाए, तो हम ऐसी गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे जो सिमेट्रिक हो। अब सिमेट्रिक हो मतलब किस तरीके से, तो एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ सिमेट्रिक मुझे क्या करना है, गॉसियन सरफेस मानना है। तो उस सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस में कौन सी मानूंगा, तो सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस एक मैं स्फीयर मान सकता हूं, क्योंकि उस चार्ज से हर बार क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगी, तो ये सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस होगा। या फिर मैं एक सिलेंडर मानूंगा। अब सिलेंडर में कैसा सिमेट्रिक होगा कि उसके जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमेशा चार्ज से सेम डिस्टेंस पर रहेगा, और जो फ्लैट सरफेसेस हैं वो भी चार्ज से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। तो इस तरीके से हम गॉसियन सरफेस हमारे हिसाब से कंसीडर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि वो गॉसियन सरफेस हम हर बार किस तरीके माने, एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस माने। ठीक है, तो इसलिए गॉसियन सरफेस का मीनिंग समझ में आया, ये इमेजिनरी होता है, हम लोग इसको मानते हैं हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, या और भी अदर एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, इन द शेप ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये शेप ऑफ स्फीयर याद रखना, ये बच्चों ये 2D में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन 3D में आप समझिए, एक चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों तरफ ऐसा इस तरीके से गोल घुमावदार हमने क्या माना है, एक गॉसियन सरफेस माना है। ठीक है, सच दैट प्लस क्यू लाइज एट द सेंटर, और इस तरीके से माना है कि जो पॉजिटिव क्यू है वो उसके सेंटर में प्लेस्ड हो। ओके, लेट इट्स रेडियस आर, तो इसकी जो रेडियस है, ठीक है, तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक उसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, स्मॉल आर। ओके,
अ पॉइंट P प्लेस्ड एट दिस सरफेस, एक पॉइंट कोई सा भी है। अब थोड़ा सा आप समझिए, बिल्कुल इस तरीके से कि जैसे आपने फुटबॉल देखी हो, तो फुटबॉल में नहीं होता ये इस तरीके से एक ब्लैक कलर का फिर व्हाइट कलर का, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन से बड़ी अच्छी सी फुटबॉल दिखती है हमको। तो आप उसी तरीके से समझिए कि उस फुटबॉल के किसी सरफेस पर यहां पर एक पॉइंट क्या है, वो है पॉइंट P। इतनी बात समझ में आई, P प्लेस्ड। नाउ कंसीडर अ स्मॉल सरफेस ds। अब ये देखना, स्मॉल सरफेस ds अराउंड द पॉइंट। अब ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट के अराउंड मैंने ये बहुत छोटा सा सरफेस कौन सा कंसीडर करा है, ये ds कंसीडर करा है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे फुटबॉल के ऊपर का एक आप ब्लैक कलर का धब्बा मान लो, तो उसके सेंटर होगा और वो ब्लैक कलर का धब्बा क्या होगा, उस पूरी फुटबॉल का एक छोटा सा हिस्सा हो जाएगा। तो उस छोटे से हिस्से को हमने ds जैसा कंसीडर कर लिया। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, उसके उस फुटबॉल के सेंटर पे एक इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन उस जो काला वाला जो धब्बा हमने कंसीडर करा था उसके ऊपर से सीधे ऐसे नॉर्मल नहीं निकलेगी 90 डिग्री के एंगल पे उस सरफेस से, तो वही 90 डिग्री के एंगल पे निकल देगी। और उसी पे वो जो धब्बा मैंने आप लोगों को ब्लैक कलर का बताया था, वो ब्लैक कलर का धब्बा आप ये मान लीजिए, और यही वाला धब्बा क्या है, हमारा ds सरफेस है। और इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी देखिए जैसे ये, तो ये क्लोज्ड सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर हम कहां मानेंगे, तो बोले सर ये जो सरफेस है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर आप ये भी मान सकते हो और इसके अंदर वाला ये भी मान सकते हो, आप कौन सा मानोगे। तो हमने एक तरीका बनाया कि जब भी हम एरिया वेक्टर मानेंगे तो हमेशा क्लोज्ड सरफेस के आउटवर्ड मानेंगे। आउटवर्ड मानेंगे, जैसे इस सरफेस का एरिया वेक्टर इससे बाहर निकलते हुए, इस सरफेस का एरिया अंदर नहीं मानेंगे, बाहर निकलते हुए, इसका सरफेस एरिया बाहर निकलते हुए, इसका बाहर निकलते हुए, यानी जब भी हम क्लोज्ड सरफेस की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसी तरीके से इसका एरिया वेक्टर ds क्या होगा, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो ये होगा, ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस ds और e के बीच में यहां पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना होगा, 0। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो गई, ठीक है। फिर से समझिए कैसे, जैसे ये है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से निकल रहा है और ds भी इस तरीके से, तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है, कोई एंगल नहीं, 0, क्योंकि पैरेलल लाइंस बनेंगे तो उसका एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है 1/4πε0 Q/r²। ये डिस्टेंस हो गई r², चार्ज इतना था, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब स्मॉल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस एरिया ds, अब समझना, तो अब क्या होगा कि उस ds से कितना फ्लक्स लिंक है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं कि d फाई, ठीक है, d फाई इंटीग्रेशन हमको करना है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन करना है किसका, e डॉट ds, और डॉट हटाते हैं तो ये cos ऑफ थीटा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। हम चाहते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए आप समझते हैं, तो अब क्या होगा, यहां पर हम लोग चीजें समझते हैं कि डी फाई, अब E की वैल्यू में यहां पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, E की वैल्यू लिख सकता हूं, तो E क्या होगा, तो वो होगा 1/4πε0 Q/r², दैट एंगल ds, और यहां पर cos थीटा कितना है, 0, और हमको मालूम है कि cos थीटा की वैल्यू 2 होती है कितनी होती है, तो cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, चलिए, तो ये है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन अब हमें करना है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, जो वेरिएबल है, तो 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है। क्या चार्ज यहां पर वेरी कर रहा है, नहीं, एक बार इसके अंदर जो चार्ज रखा है उसकी चार्ज की वैल्यू न कम होगी न ज्यादा होगी, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट है। और ये रेडियस मतलब ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस चेंज होगी भी, अगर मान लो ये ds किसी ने यहां मान लिया तब भी क्या है, ये हमने फिर से समझिए सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस हमने क्यों मानी, ताकि वो डिस्टेंस वेरी करने का झंझट खत्म हो जाए। अब मैंने जैसे अगर मैंने फुटबॉल लिए तो एक धब्बा देखो दूसरा धब्बा देखो, सेंटर से डिस्टेंस तो सेम होगी ना, क्योंकि वो तो रेडियस है, तो इसका मतलब ये रेडियस भी कांस्टेंट हो गई।
इसका मतलब अब मैं आगे की लाइन में इसको ये लिख सकता हूं कि डी फाई 1/4πε0 ये कांस्टेंट है, q बाय आर स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, इस ds सरफेस का, और cos 0 की वैल्यू तो कितनी हो गई 1। ओके, अब इस ds का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो अब थोड़ा सा समझिए। हमने जो फुटबॉल मानी थी, एक ब्लैक, एक बार उसको कंसीडर करा, उसकी वजह से डी5 निकला, फिर दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला, छठा वाला, ऐसे करते 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 हर सारे धब्बों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, और उन सबको हमको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने का मतलब इंटीग्रेशन करना है। सोचिए सोचिए, एक बॉल है, उसका यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, ये इन सबको ऐड करते करते जाऊंगा तो पूरे ऊपर ऊपर की सरफेस नहीं बन जाएगी, और पूरा वो ऊपर ऊपर की सरफेस बन जाएगी। यानी हम ये बोल सकते हैं कि इस स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो इस स्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो वो होता है 4πr², आर इज द रेडियस, ये हमें पता है 10th की क्लास से। चलिए, तो अब इस ds की जगह हम सरफेस एरिया लिख सकते हैं, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन करते करते हम पूरी क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो सरफेस एरिया बन जाएगा, और हमारे पास जो नेट फ्लक्स होगा वो इस बार फाई बन जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 1/4πε0 q बाय आर स्क्वायर। ओके, और इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं 4πr²। इतनी बात समझ में आई। चलिए, ये 4 से 4 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, यानी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो q इंटू 1/ε0, और यही तो है गॉस थ्योरम। गॉस ने क्या बताया था, गॉस ने स्पेशली हमें यह बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा क्लोज्ड सरफेस से, वो चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, और यही हमने क्या करा, हमने इसी को प्रूफ भी करा। तो दिस इज गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या है, गॉस थ्योरम। लेकिन अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि गॉस थ्योरम जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। अब यहां कहां दिख रहा है इनवर्स स्क्वायर लॉ, समझिए, गॉस थ्योरम जो है वो किसको फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, अब इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब होता है कि 1/r²। ठीक है, तो बोले सर फॉर्मूले में कहां दिख रहा है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या देखेंगे कि हम लोग क्या देखने की आदत है, फॉर्मूले से देखने की आदत है, तो q/ε0 इस तरीके से गॉस थ्योरम दिखेगी। आप बोलोगे नहीं है ये तो, लेकिन बच्चों जब इसको हम प्रूफ करते हैं तो यहां देखिए, यहां पर इस तरीके से देखिए कि अगर मैं इससे 4 से 4 को 4 से पाई को पाई से आर को आर से कैंसिल नहीं करता, तब क्या होता, अगर यहां r³ होता या सिंपली r होता, तब क्या ये फॉर्म बन पाता। तो ये जो गॉस थ्योरम का ये फॉर्म बना है, ये फॉर्म किसकी वजह से बना है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ की वजह से हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी थी, और उस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या बना है, गॉस थ्योरम का ये फॉर्म बना है। और गॉस थ्योरम का ये फॉर्म, इसका मतलब ये फॉर्म भी किसको फॉलो करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये था हमारे सामने गॉस थ्योरम। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा इसका। ठीक है, इसके ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आगे आने वाली क्लासेस में मैं आप लोगों को इसके एप्लीकेशंस बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। तो एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने बच्चों, ये न्यूमेरिकल को थोड़ा सा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म तरीके से फैला हुआ है, and the positive x direction for positive and uniform with the same magnitude but negative x direction. ठीक है, it is given that E is equal to 200 I cap का मतलब positive x की डायरेक्शन में न्यूटन पर कूलम for positive x, and E is equal to minus 200 न्यूटन पर कूलम x negative x at right circular cylinder of length, ये right circular cylinder of length 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एट द ओरिजिन एंड इट्स अलोंग एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस
is x is equal to 10 सेंटीमीटर एंड अदर इज x is equal to minus 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहां पर समझिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। ये ऑरेंज कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, मतलब यहां से हमने क्या लिखा है कि एक सिलेंडर के सेंटर से, तो इस सिलेंडर के सेंटर में कोई चार्ज रखा हुआ होगा, कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, हमें अभी पता नहीं कितना है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ बन रहा है और उसकी तरफ से एक इधर, और हम ऐसा मान रहे हैं कि ऊपर और नीचे नहीं बन रहा है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बन रहा है। तो इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, कितने न्यूटन का, तो इधर इसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और फिर इस सिलेंडर को, सिलेंडर है तो उस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ का हिस्सा 10 सेंटीमीटर का होगा और इस तरफ का हिस्सा भी 10 सेंटीमीटर का होगा लेंथ वाइज। इतनी बात समझ में आई। इसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है और उसने पूछा क्या है, तो कुछ 4 फंडामेंटल चीजें उसने पूछी है। सबसे पहले क्या पूछा है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ द ईच फ्लैट फेस। अब फ्लैट फेस के बारे में समझिए। सबसे पहला तो सिलेंडर में फ्लैट फेस कितनी होती है, तो 2 होती है, एक ये वाला एंड, ये वाला एंड, दैट इज फ्लैट सरफेस, और एक ये वाला, यहां पर भी एक फ्लैट सरफेस होगा। इतनी बात समझ में। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है फ्लैट सरफेस पे, ठीक है। चलिए करें, तो चलिए करते हैं। सबसे पहली बात तो इस फ्लैट सरफेस पे देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोगों को क्या चीज दी हुई है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लैट सरफेस 1, पहली फ्लैट सरफेस की वजह से, मतलब पहली फ्लैट सरफेस की वजह से मतलब समझिए ये इसकी वजह से, ये फर्स्ट फ्लैट सरफेस मान लिया, इसको सेकंड फ्लैट सरफेस मान लिया। इतनी बात समझ में। तो फर्स्ट फ्लैट सरफेस पे देखना है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, तो भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू E डॉट ए, या हम इसको सीधे मैं इसको कॉस थीटा भी लिख सकता हूं। तो वहां पर हमने देखा था कि फ्लैट सरफेस की वजह से, ठीक है, सॉरी, फ्लैट सरफेस की वजह से, फ्लैट सरफेस की वजह से जैसे यहां देखेंगे, तो यहां पर ये समझिए इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, तो फ्लैट सरफेस ऐसी रखी हुई है ना, तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी यहां पर एंगल जो होगा कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। अच्छा, यहां पर एंगल कितना होगा, तो सेम यहां पर भी एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर, और इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो क्लोज्ड सरफेस के बाहर की तरफ। तो इस फ्लैट सरफेस पे देखेंगे तो ds एरिया वेक्टर इधर और इसका एरिया वेक्टर इधर, यानी दोनों ही फ्लैट सरफेस में एंगल कितना होगा, 0। E की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे दी है, तो E की वैल्यू हम लोगों को दे दी है 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो यहां पर E की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे दी है, 200 न्यूटन पर कूलम। एरिया, तो फ्लैट सरफेस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो वो एरिया ऑफ सर्कल नहीं बन जाएगा, समझ में आ रहा है। फ्लैट सरफेस का सिलेंडर का एक साइड क्या होगा, एरिया बन जाएगा, ठीक है, किसका, सर्कल का। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, तो हम लोगों को पता है आर की वैल्यू यहां पर 5 सेंटीमीटर है रेडियस, ओके, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूं 25 2 जा 50, तो पाई ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतनी बात समझ में आई, ये हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसकी यूनिट, तो यूनिट में आप लोगों को लास्ट क्लास में बता ही चुका हूं, इसकी यूनिट हम किस तरीके से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट किस तरीके से काउंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप यूनिट देखकर लिख लीजिएगा। चलिए, तो ये पहली फ्लैट सरफेस के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। अच्छा, अभी कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स
सेकेंड फ्लैट सरफेस, तो वो भी इतना ही आएगा, 5 इज इक्वल टू 500 पाई, इतना ही आएगा। कैसे समझते हैं, क्योंकि जो फिनोमिना उधर हो रहा है वही फिनोमिना इधर भी हो रहा है, सिर्फ फर्क क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है तो इसमें इधर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, सिर्फ हम ये देखेंगे कि इस सरफेस से कितना लिंक हो रहा है, तो इससे कितना लिंक हो रहा है, इससे कितना लिंक हो रहा है, तो इससे लिंक हो रहा है 500 ये था ना कि 5000 था, 5000 पाई, और उस सरफेस से भी 5000 पाई। तो ये था हमारा ए। अब हम अगला इसका पार्ट देखते हैं, बी पार्ट कितना होगा, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो बी पार्ट क्या है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू, अच्छा सेकंड पार्ट है ना, हाँ, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द इनसाइड ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलेंडर, द साइड कर्वेचर। एक मिनट यहां पर थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, यहां पर आउट लिख लीजिएगा, आउटसाइड, ठीक है, यानी अब इस ये कर्वेचर के, यानी इस सिलेंडर का ये कर्वेचर वाला पार्ट है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है हमको ये देखना है, ठीक है, इतनी बात समझ में, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है उसके कर्वेचर से, ये अब हमको देखना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, फिर से समझिएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला, तो सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने वाली बात है कि यहां पर अब एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, तो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि सर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है और इस तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर सर इसके परपेंडिकुलर इसके सरफेस के, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 90 डिग्री का। यहां पर भी कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमको यहां पर मालूम है कि cos 0 डिग्री बनेगा और cos 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब उस सिलेंडर के कर्वेचर से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो ये बी पार्ट था। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है, सी पार्ट इसका देखते हैं। तो सी पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, यानी इस सिलेंडर से टोटल नेट फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है, आउटवर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये भी बाहर गई है, ये भी बाहर ही निकल रहा है, इस तरफ से तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो 0 था, तो इस सिलेंडर से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कहां हो रहा है, तो दोनों फ्लैट सरफेसेस की वजह से ही निकलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो कितना होगा, तो नेट आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास में कितना होगा, तो दोनों फ्लैट सरफेसेस की वजह से होगा, तो उसको हम जोड़ देते और यहां लिख दे सकते हैं फाई नेट, तो कितना होगा 5000 पाई प्लस 5000 पाई। अच्छा, ये आप घटाने की गलती मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी से बाहर निकलने की क्वांटिटी को हम देख रहे हैं, तो इधर से भी बाहर निकल रहा था, इधर से भी सेम फिनोमिना हो रहा है, इसका मतलब उसको ऐड करना है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, तो फाई जो नेट होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,000 पाई, तो ये होगा हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात सभी को, नेट लिंक्ड आउटवर्ड फ्लक्स, इतनी बात समझ में आई ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये था हमारा सी पार्ट। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही बड़ा था, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है और बहुत इजी वे में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम सारी चीजें अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे की चीज देखते हैं, ठीक है, मतलब इसका फोर्थ पार्ट, डी वाला पार्ट कितना होगा हमको हमारे पास में, ठीक है। तो डी वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, तो फिर से अपन क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो अब क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। तो डी वाला पार्ट क्या है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमको आना पड़ जाएगा गॉस थ्योरम के ऊपर। तो गॉस थ्योरम से हम नेट इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हम कैसे निकालेंगे, गॉस थ्योरम से।
चलिए करते हैं। तो हमारे पास ये चीज पता है कि गॉस थ्योरम क्या होता है, तो ये होगा फ्लक्स पाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, यही होगा। इतनी बात समझ में आई। अब फाई की वैल्यू, तो नेट फ्लक्स हम लोग को ये ऊपर निकाल चुके हैं, तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा 10,000 पाई। या एक काम करता हूँ, मैं पाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या पाई की वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो पाई की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी होगी 3.14। चार्ज एक्चुअली हम लोगों को नहीं पता है, या फिर मैं एक और चीज यहाँ पर करता हूँ, पहले इसको इजीली लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम चार्ज की वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो चार्ज इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रहा, तो ये है 10,000 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। हाँ 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 न्यूटन। देखिए यहां से इसकी यूनिट भी में हम निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोगों को मालूम है ना, इसकी एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 बाय R², ये होता है। हमको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो ये इधर रह जाएगा, तो इसकी यूनिट जो होगी वो होगी कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। अब ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इतना मल्टीप्लीकेशन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और इतना मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हम लोगों के पास आंसर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू किसके अंदर है, किसकी बेसिस पे आएगी, तो बच्चों चार्ज की वैल्यू आएगी कूलम्ब, इतने कूलम्ब चार्ज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक बेसिक फिनोमिना था, क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को करने का सारे तरीके मैंने आप लोगों को बताया, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल था, बड़ा आसान भी था, हम लोग कर सकते थे। हाँ, किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है सर फाई की यूनिट, तो फाई की यूनिट को हम निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत बड़े इजीली तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो फाई की यूनिट को हम किस तरीके से, तो फाई को हम कहां से निकाल सकते हैं, तो फाई का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए होता है। इसका जो था वो न्यूटन पर कूलम्ब, और इसके लिए मीटर, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स, यानी फाई की जो हमारे पास यूनिट आएगी वो क्या होगी, तो वो होगी न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। हाँ ठीक है, तो ये फ्लक्स की यूनिट हो गई सिंपली। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीज आप लोगों को, ये क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वो लिखा इतना अच्छा तरीके से था, इतना घुमा फिरा के था, इतना बड़े वे में था कि बच्चे अक्सर इतनी चीजों को पढ़ने में घबरा जाते हैं, हेजिटेटेड हो जाते हैं, और फिर उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये चीज आप कब होगी, तो ये जितनी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इनमें आप उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन आज की क्लास का। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों यहाँ तक के सारी क्लासेस आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आई होगी। आज का जो मेरा आप लोगों को कूलम्ब्स लॉ बताने का जो मोटिव था वो आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि गॉस थ्योरम की हेल्प से हम बड़े से बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास मुझे उम्मीद है आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा, समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरे लेक्चर अच्छे लगते हो तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।